दोस्तों घड़ी में बज चुके हैं 8 और समय हो चुका है हमारे नई सीरीज जर्नी ऑफ योर मनी के दूसरे एपिसोड का। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ आयोग हिंदी पर हमारे नए सीरीज जर्नी ऑफ योर मनी के दूसरे एपिसोड यानी कि वयस्कों के पैसों की यात्रा यानी कि एडल्ट जर्नी ऑफ मनी। एडल्ट की हम बात करेंगे जो सैलरीड है, प्रोफेशनल है, एंटरप्रेन्योर है, स्मॉल बिजनेस वाले, हर तरह के एडल्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं मिस्टर प्रतीक तोषनीवाल जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। आज हम लोग उनसे बात करेंगे कि एडल्ट जर्नी ऑफ योर मनी किस तरह की जाती है। प्रतीक जी, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी एडल्ट अपने पैसे को मैनेज कैसे करे। थैंक यू सुमित जी, थैंक यू पार्थ जी। न्यूज़ आयोग का एक बहुत बड़ा एपिसोड चल रहा है फाइनेंशियल जर्नी पे। उसके लिए जब हम भी बात करते हैं एडल्ट जर्नी की, तो पैसे की जो जर्नी होती है, चाहे वो छोटा व्यवसाय वाला आदमी हो या बड़ा एंटरप्रेन्योर हो, सबको कहीं ना कहीं पैसे को मैनेज करना पड़ता है। उसका मैनेजमेंट बहुत सरलता से, बहुत सिंपली तरीके से किया जा सकता है उसके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे। अगर हम स्मॉल लोगों की बात करें जो शायद बहुत कम पैसों में अपना गुजारा कर रहे हैं लेकिन उनका काम अच्छे से चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एफडी, पीपीएफ, पोस्टल सेविंग्स में अपने पैसे को रखते हैं। जनरली वो उतना रिस्क नहीं लेते कि वो इक्विटी मार्केट में पैसा डालें। और यही हम कहीं एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो वो स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, वो पीपीएफ, ईएसआई हर जगह अपना पैसे को रखते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है। प्रतीक जी, आप बात कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस के बारे में और लार्ज बिजनेस के बारे में। मैं आपसे पर्टिकुलरली पूछना चाहूँगा कि स्मॉल बिजनेस वाले यानी स्मॉल सेक्टर के जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने पैसों को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। जो स्मॉल बिजनेस सेक्टर वाले लोग होते हैं, जिनके पास शायद हम एक एग्जांपल लें तो 10 लाख रुपए पूरे साल का कमाते होंगे, उन लोगों के लिए मैं सबसे सिंपल तरीका ये बताना चाहूँगा कि उनका कहीं ना कहीं 50 to 60% पैसा अपने बिजनेस में ही रोटेट होता रहता है। आप देखिएगा उनकी साइकिल जो घूमती है, वो अपने बिजनेस में पैसा रोटेट करते हैं। उसके अलावा वो कहीं अगर अपना पैसा रखते हैं तो पोस्टल सेविंग्स, पीपीएफ, एफडीज और म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी प्लानिंग होती है। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि स्मॉल बिजनेसमैन को भी अपना 5% ऐसा पैसा होना चाहिए जो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट पे वो इक्विटी मार्केट में जाए, क्योंकि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो उन्हें हायर रिटर्न्स दे सकें, क्योंकि उन्होंने अपने पैसे को एफडी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स में सिक्योर कर लिया है। तो कहीं ना कहीं 5 से 7% ऐसा पैसा हो सकता है जो वो बिजनेस के साथ साथ इक्विटी मार्केट में डाले, जहां से उनको उसके बारे में नॉलेज भी मिले और जहां से वो रिटर्न कमाने की उम्मीद भी रखें। लेकिन इसमें मैं हमेशा एक चेतावनी देता हूं कि जब भी वो इक्विटी मार्केट में पैसा डालें तो वो कहीं ना कहीं उसके बारे में स्टडी करें और उसके बाद ही डालें, या तो कोई ब्रोकर के साथ या एजेंसी के साथ जुड़कर वो काम करे ताकि उनका लॉस कम हो। इक्विटी मार्केट में वो करते करते जैसे ही उनके नॉलेज ग्रो होगा, 2-3 सालों में शायद वो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, वो अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हम स्मॉल बिजनेस को बोलते हैं कि इक्विटी में स्टार्ट तो करिए, क्योंकि वो जर्नी एक स्टेप दूरी होती है। रिस्क की बात आप कर रहे हैं, रिस्क के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं अभी आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और इसको हम लोग कैसे बनाएं, किस तरह रखें इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मैंने, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो छोटा आदमी हो, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो अडल्ट ही क्यों ना हो, काम कर रहा हो या सैलराइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है तो कहीं ना कहीं आपके रिटर्न्स हमेशा, आप देखिएगा, पॉजिटिव साइड पर होंगे। अगर आपने सारे पैसे एफडी में डाल दिए तो आप 5% कमा रहे हैं, जिस पे भी आप टैक्स भुगतान करेंगे। अगर आपने सारे पैसे पीपीएफ में डाल दिए तो उसमें भी एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद आप कुछ कमा नहीं पाते, क्योंकि पूरे साल की 1.5 लाख की लिमिट होती है। तो अगर आप उस तरीके से कुछ पैसा एफडी, जिसको हम लिक्विड फंड बोलते हैं, हमें जब भी चाहिए हमें मिल जाए, उसमें रखें, कुछ पैसा पीपीएफ में डालें, कुछ पैसा डेट फंड में रखें, कुछ का बॉन्ड्स खरीदें, कुछ के इक्विटी मार्केट्स में डालें, और जिसकी एपेटाइट है वो थोड़ा बहुत स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि नेक्स्ट 10 years ऑफ इंडियाज जर्नी विल बी ऑफ स्टार्टअप्स। अगर आपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझ लिया और आपने उस साल में उस पोर्टफोलियो में उसे जोड़ लिया, तो कहीं ना कहीं जब आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अगर आपके 10 या 12 स्टार्टअप्स में एक ने भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया तो आपके लिए वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पर अगेन, इजी मनी कुछ नहीं होता, उसके लिए आपको 7 से 10 साल का स्पैन, होराइजन सब देना पड़ता है।
ये जो सिस्टम होता है कि हमने आज डाला और 3 महीने में पैसे डबल हो जाने चाहिए, ये चीज़ों से आप दूर रहिए, पैसे के पीछे मत भागिए, वेल्थ बनाने में बिलीव करिए। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि हाँ, आप बता रहे हैं रिस्क एपेटाइट के बारे में। एपेटाइट क्या है, रिस्क एपेटाइट क्या है, और हर एक आदमी को, स्मॉल बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, उसकी कितनी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए आपके हिसाब से? सुमित, इसके लिए मैं अपना ही एग्जाम्पल लाइव लेना चाहूँगा। 2015 में जब मैंने ये जर्नी चालू की थी, तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक छोटा आदमी था जो बॉम्बे में आई थिंक नौकरी करता था। मैं 3 साल से नौकरी कर रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे जब मेरा बैंक अकाउंट पैसे से हिट होता था हर महीने 50,000 रुपये, मैंने सोचा यार 50,000 रुपये में से मैं 40,000 रुपये तो खर्चा कर रहा हूँ, क्यों ना इस 40,000 के खर्चे को मैं कहीं ना कहीं 30,000 पे लेके जाऊं और 10,000 से इन्वेस्टमेंट चालू करूं। 2015 में मैंने नक्की किया कि मैं 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करूंगा। 10,000 रुपये महीने मतलब पूरे साल का 1,20,000 रुपये, जो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इतना तो निकाल ही सकता है। ये जो 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट मैंने SIP में म्यूचुअल फंड के थ्रू चालू किया, इसका रिटर्न जब मैंने 2020 दिसंबर में देखा, मैं बहुत शॉक था, क्योंकि मैंने पूरे साल 6 लाख रुपए 5 सालों में डाला था, लेकिन 6 लाख रुपए जब 10 लाख रुपए बने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हर किसी के साथ होना जरूरी नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का होराइजन 10 से 15 साल का होता है, पर ये 5 साल इकोसिस्टम का इतना बढ़िया था, क्योंकि हमारे पास उतार चढ़ाव चलते रहे तो मार्केट्स ने परफॉर्म किया, प्लस पैंडेमिक के कारण मार्केट्स ने वापस रीग्रुप करके परफॉर्म किया, उसके कारण मेरा पोर्टफोलियो इतना पॉजिटिव रहा। अगेन मुझे 5 साल लगे, मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, उसके बाद जाके मुझे रिटर्न्स मिला। तो मैं ये जो जर्नी की बात कर रहा हूँ, ये मेरी जर्नी है। ऐसे ही लोग अगर अपने रिस्क, जैसे मेरे पास 10,000 का ही बजट था, लोग जान ले कि पूरे साल में मेरे पास 1 लाख का बजट है, 2 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख है, जिसकी जितनी एपेटाइट, उसको आप इन्वेस्ट करना चालू करो। क्योंकि FDs आपके इन्वेस्टेड हैं, PPF इन्वेस्टेड हैं, उनके अलावा जो आपके पैसे बचते हैं उसको आप ये सेक्टर्स में डालिए। और बहुत क्लियर करना चाहूंगा, एक मिथ है कि स्टार्टअप में आपको करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं। स्टार्टअप फंडिंग के लिए 2 लाख रुपए से भी आप स्टार्टअप फंड कर सकते हैं। तो रिस्क जो एपेटाइट की हम बात कर रहे हैं, अगर आप अच्छे सर्कल में जाते हैं, अच्छे लोगों के साथ जुड़ते हैं, जो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि नेटवर्क आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर नेटवर्क अच्छा है तो वो लोग गलत उपयोग नहीं करेंगे आप। जैसे आज की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 सालों में फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, फार्मा में लोगों ने पैसे कमाए। जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स थे, ई-कॉमर्स थे, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे आए। तो ऐसे स्टडी करके, नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑफ इंडिया को स्टडी करके अगर आप पैसे डालें और अपनी जर्नी को रिस्क एपेटाइट में बांट दें, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप साल में 15% के आसपास कमा सकते हैं। और 15% से 2 चीजें होती है, एक जो आपके जो पेमेंट्स होते हैं वो साइकिल्स में आपको काम आ जाते हैं, और उसके अलावा आप 5 से 7% अपनी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, जिसको हम इनकम बोलते हैं, अदर इनकम, जो साइड इनकम की हम बात करते हैं, इससे वो बढ़ता है। प्रतीक, ये साइड इनकम की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पैसे एक एडल्ट कैसे कमाए सेफर साइड में रहकर? तो हमने जो बाकी इक्विटी मार्केट्स की बात कर ली उसको हम समझ चुके हैं। इसके अलावा लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके आप रेंटल इनकम कमा सकते हैं, जिसे हम सबसे सेफर इनकम बोलते हैं। अगर आप रात को 12 बजे सो भी रहे हैं ना, तो भी आपको नेक्स्ट मंथ के 10 तारीख को 12,000 रुपये रेंट मिल जाएगा। इसे हम बोलते हैं पैसिव इनकम, जिसको हम बहुत आराम से कमा सकते हैं। प्रतीक जी, हमने बात की इन्वेस्टमेंट की बात तो हो गई। अभी फेस्टिव सीजन्स आ रहे हैं, इसमें क्या है, कैशबैक बहुत बूम कर रहे हैं, कैशबैक की चीज़ें बहुत बूम कर रही हैं, तो क्या ये सही है? और इसमें अगर फ्रॉड्स हो रहे हैं तो फ्रॉड्स से कैसे बचें? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कैशबैक सिस्टम जो होता है उसको बहुत आसानी से आप संभाल कर सकते हैं। वो एकदम सही चीज़ है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर हम उसको सिस्टमैटिकली प्लान करें और ढंग से प्लान करें नॉलेज के साथ, तो हम सपोज 100 रुपये का आइटम खरीद रहे हैं और 10 रुपये का कैशबैक हमें मिल रहा है, तो वो 10 अगेन हमारी इन्वेस्टमेंट की तरह उसे हम यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो कैशबैक सिस्टम सेफ होता है, पर कई बार हमने ये देखा है कि उस कैशबैक के रिलेटेड हमको मेल आता है कि आप गाड़ी जीत गए, आपको इतने करोड़ों पैसे मिल गए, या हमको एक मैसेज आता है कि सर आप ये डिटेल डाल दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। वो जो सिस्टम है वो एकदम ही मतलब फ्रॉड सिस्टम है,
जिसको आपको एकदम सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर करोड़ों रुपए हम एक छोटे से पैसे से या कुछ परचेज से कर लेते तो शायद सब अरबपति ही होते। तो ये जो फ्रॉड मेल्स होते हैं, प्लीज़ उसे अवॉइड करिए, उसकी तरफ ध्यान भी ना दें। डेटा प्रिवेसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डेटा को जितनी जगह कम शेयर करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आप अपने फ्रॉड से बच सकते हैं। लेकिन जो भी ऑनलाइन माध्यम से आप कैशबैक कमा रहे हैं, विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, लेकिन अगेन मैंने ये देखा है, ये मेरा अनुभव रहा है कि कैशबैक आ तो जाता है लेकिन उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी के पहले हम यूज़ ही नहीं करते। तो कैशबैक जो आ रहा है उसका भी हमें हिसाब रखना चाहिए और उसको यूज़ करना चाहिए, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं काम आ सकता है, वरना वो आपके लिए यूज़लेस है। प्रतीक जी, आपने कैशबैक्स के बारे में बताया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने काफ़ी न्यूज़ पढ़े हैं जिसमें लोग इस फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो ये देखने के बाद लोगों को शायद थोड़ी नॉलेज तो ज़रूर मिल सकेगी इसके बारे में। और आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, रिस्क एपेटाइट के बारे में बताया और नेटवर्क के बारे में बताया। और मैंने सुना है कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, राइट? यू वुड एग्री विद मी? जितना आपका नेटवर्क है उतना आपका नेटवर्क हो सकता है। तो आपने इन सभी सवालों के जवाब दिए और साथ ही आपने एक वयस्क की यानी कि एडल्ट के जर्नी ऑफ योर मनी के बारे में एकदम अच्छी तरह से बताया। मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे इस जर्नी में हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद प्रतीक जी। तो दोस्तों, ये था हमारे सीरीज जर्नी ऑफ योर मनी का दूसरा एपिसोड, वयस्कों के पैसों की यात्रा। मिलते हैं आपको हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।